Good morning, students. Let us move to the last portion of our chapter first, history, that is nationalism in Europe. Today we are going to take the fifth portion of the chapter, that is visualizing the nation or giving a shape to a nation or giving certain picture to a nation. अगर अपन in general आज बात करें regarding India, अगर एक India, we are Indians, if we took the name of India तो immediately हमारे mind में क्या क्लिक होगा? इंडिया का मैप या फिर इंडिया का फ्लैग। उसी तरह से 19 और 18 सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे ना, 18 और 19 सेंचुरी आर्टिस्ट पर्सोनिफाई अ नेशन मींस रिप्रेजेंटेड कंट्री एज इट वाज अ पर्सन। ठीक है, किसी राजा का पिक्चर बनाना इजी है क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है रियल लाइफ में, उसको देखकर उसका पोर्ट्रे बनाना इज इजी। बट नेशन को क्या रूप देना, क्या पिक्चर देना, क्या शेप देना, ठीक है। तो 18 और 19 सेंचुरी के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने अपने नेशंस को कोई रूप, कोई पिक्चर देंगे। ठीक है, अब जो उन्होंने दिया दैट इज नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर, इट वाज एन एब्स्ट्रैक्ट। उन्होंने नेशन को कैसे पर्सोनिफाई किया, नेशन को कैसे शो किया, उन्होंने एक फीमेल फिगर बनाया। ठीक है, और ये जो आइडिया था ना बेटा, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था। अब एब्स्ट्रैक्ट मतलब नॉट अ रियल आइडिया, अनरियल आइडिया अपन कह सकते हैं कि मीन्स जो फीमेल फिगर उन्होंने बनाया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, या फिर अपन पढ़ेंगे फ्रांस में कौन सा फीमेल फिगर बना, क्रिस्टियन मैरियन, और जर्मनी में बना जर्मेनिया, क्रिस्टियन मैरियन और जर्मेनिया। ये दो फीमेल फिगर्स हैं जो फ्रांस को और जर्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे भारत को कौन रिप्रेजेंट करता है, भारत माता। ठीक है, हमारे नेशनल मूवमेंट, नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे हमारे भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत माता ने भारत माता की इमेज बना के लोगों को इंस्पायर किया गया। उसी तरह से जब ये यूरोपियन कंट्रीज जो है नेशनल स्टेट क्रिएट कर रहे थे, नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय के आर्टिस्ट ने लोगों को इंस्पायर करने के लिए देश को एक पिक्चर देने का कोशिश किया। तो ये जो आइडिया था एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अनरियल आइडिया मींस एग्जैक्टली जो फिगर उन्होंने बनाया वो फीमेल जो है सोसाइटी में अवेलेबल नहीं थी, मतलब अलाइव नहीं थी, वो उन्होंने अपने दिमाग से जो है एक पिक्चर क्रिएट किया। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मींस नॉट अ रियल आइडिया, द आइडिया विच वर इन अवर माइंड, विच आर क्रिएटेड बाय अवर माइंड, जो हमारे इंटरनल माइंड से जो है निकल के आता है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देख ले बेटा, जैसे आज हमारे गॉड से कृष्ण भगवान है या जो भी गॉड्स है, उन सबका एक पिक्चर अपन ने अपने मंदिरों में रख रखा है। तो क्या भगवान को किसी ने देखा है, कोई देख के आया और उसने ड्रॉ किया? नहीं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो भगवान के प्रति भक्ति रखते थे आर्टिस्ट, पेंटर्स, उन्होंने अपने माइंड से भगवान के प्रति, उन्होंने जब उन लोगों के बारे में सुना, पढ़ा, कृष्ण के बारे में डिस्कस किया कि वो मोर पंख लगाते थे या वो इतने सुंदर थे या ऐसे थे, तो उनके बारे में जब बुक में पढ़ा या जिन्होंने सुनकर उनके माइंड में जो पिक्चर क्रिएट हुई, उन्होंने उसे पेपर पे उतार दिया। तो उस आइडिया को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, जो हमारे माइंड से निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड एन अनरियल आइडिया और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो उसी तरह से 18th और 19th सेंचुरी में जो यूरोप में जब नेशन स्टेट की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो वहां के आर्टिस्ट ने जो है अपने देश को, अपने अपने स्टेट को एक रूप देने की कोशिश की, उनके माइंड से निकल के आया। अब उन्होंने फीमेल फिगर क्यों बनाया, क्योंकि फीमेल्स को क्या बोलते हैं, सहनशीलता की मूरत बोला जाता है, उनमें पेशेंस होता है, तो उनके मन में फीमेल का ही फिगर आया, तो उस समय उन्होंने फीमेल फिगर ही बना दिया। दैट वाज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, और उन्होंने बनाया, जो फिगर बना उसको अपन बोलते हैं एलिगरी। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए आता है। एलिगरी मीन्स जब किसी अनरियल आइडिया को कोई रूप दिया जाए, चाहे वो एक पर्सन का हो, कोई थिंग हो, कोई एनिमल हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं वो पर्सन का ही हो, कोई थिंग हो सकती है, किसी भी रूप में सामने आ जाता है। जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक पिक्चर का रूप दिया जाता है, उसको बोला जाता है एलिगरी। एलिगरी चाहे वो पर्सन हो, कोई सिंबल हो, का थिंग हो। आपके न्यू वर्ड्स में दे रखा है when an abstract idea, for instance greed and way, कुछ भी हो सकता है। वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जरूरी नहीं है कि लव हो, देश के प्रति प्रेम हो। वो आइडिया हमारे दिमाग में जो आइडिया हमेशा प्यार का नहीं आता है, लव का नहीं आता है, देशभक्ति का नहीं होता है, गुस्सा भी होता है, गुस्से को भी अपन पेपर में उतारते हैं आर्टिस्ट।
और नफरत भी होती है, ठीक है। तो कोई भी आइडिया हो, चाहे लालच हो, चाहे नफरत हो, चाहे प्यार हो, चाहे फ्रीडम हो, चाहे देशभक्ति हो, किसी भी तरीके का जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हमारे अंदर आया उसको हमने किसी भी रूप में उतारा, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन अ थिंग एंड एलिगोरिक स्टोरी हैज टू मीनिंग्स, वन लिटरली एंड वन सिंबल, ठीक है। तो वो उसको रूप में दे देते हैं, तो इट कैन बी उसको चाहे लिखकर दर्शाया जाए, चाहे उसको एक पिक्चर के रूप में दर्शाया जाए, ठीक है। माइंड के जो आइडियाज उनको लिखा भी जाता है और उनको पिक्चर का रूप भी दिया जाता है और उसे कहा जाता है एलिगोरी। आई थिंक आपको क्लियर है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जब मीन्स कोई आइडिया अपने माइंड से निकल के अपनी फीलिंग्स को, अपने जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही है उन फीलिंग्स को अपन थ्रू पेंटिंग जो दर्शाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। और जब वो सिंबल बनकर या कुछ लिखकर हमारे सामने आता है, दैट इज कॉल्ड एज एलिगोरी। तो 18th और 19th सेंचुरी के लोगों ने इस तरह से कोशिश की। फ्रांस में बना क्रिस्टियन मैरिन का फोटो और जर्मनी में बना जर्मानिया इन फीमेल फिगर्स के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया गया। उसके अलावा अगर आपको 9th क्लास का फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद हो बेटा, तो 9th क्लास के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 2 पेजेस थे, ग्रीन पेजेस, जिसमें अपन ने पढ़ा था रेड कैप जब जैकोबिन्स क्लब बने, या जो उससे पहले जब लुइस 16 को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियाई राइट्स फ्रेम हुए, तो लोगों ने अपनी आजादी को, अपनी लिबर्टी को रेड कैप पहन के शो किया। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। रेड कैप क्या है? एलिगोरी है, सिंबल है। ब्रोकन चेन्स देखे थे अपन ने, 2 इक्वल प्लेट्स देखे थे, स्नेक बाइटिंग अ रिंग, विंग्ड वुमेन देखी थी विद दैट 3 कलर्स, ब्लू, रेड एंड गोल्डन कलर। तो ये सारे फ्रांस में अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये सारे सिंबल्स क्या है? एलिगोरीज है। उसी तरह से 18th-19th सेंचुरीज में ये 2 एलिगोरीज क्रिएट हुई। अब जो जर्मनी में जर्मेनिया का पिक्चर देखोगे आप पेज 23 में, तो उसको एक ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ है। तो उस क्राउन को, ओक लीव्स को जर्मनी में क्या माना जाता है? हीरोइज्म का सिंबल माना जाता है। ये 1 मार्क्स के लिए आता है कि ओक लीव्स जर्मनी में क्या है? हीरोइज्म का सिंबल है। वो किसको पहनाया गया? जर्मनिया को पहनाया गया। उसके अलावा बेटा ये पेज नंबर 24 में ब्लू बॉक्स नंबर 3 दे रखा है। इसमें अलग अलग सिंबल्स के मीनिंग दे रखे हैं। ये 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, इसको आप खुद रीड कर लेना। उसके अलावा इस पोर्शन में क्वेश्चन यही बनेगा कि फ्रांस की इमेज क्या थी, एलिगोरी क्या थी, जर्मनी की एलिगोरी क्या थी, ओक लीव्स का मीनिंग क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज हीरोइज्म। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या है? अनरियल आइडिया दैट इज क्रिएटेड बाय माइंड। इट कैन बी ऑफ लव, एनवी, ग्रीड, एनीथिंग, ठीक है। फर्दर एलिगोरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इफ एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज रिप्रेजेंटेड थ्रू एनी सिंबल, एनी थिंग, एनी पर्सन, then it is called as allegory, ठीक है। Further we are moving to our last topic, that is nationalism and imperialism. Okay, last topic is nationalism and imperialism. Now let us first understand both these terms. We have already discussed nationalism. Our whole chapter is about nationalism. When feeling of nation state, when feeling of sense of collective belongingness, collective identity is there, when we have desh prem, desh bhakti, that is called as nationalism, ठीक है। feeling of collectiveness, feeling of collective identity, when we share collective cultures, identities, that is called as nationalism. The whole chapter is regarding this. Now let us move to the imperialism. Now what is imperialism? When some nation state, when some nation started feeling that we are the only power which are very powerful and we are going to establish our rule or we are going to conquer other nations under our rule. जब ये सर्वस्व है, अपन बोलते हैं हिंदी में सर्वस्व, हाँ हूँ जो मैं हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है, तो अपने आप को कोई रॉयल पावर, इंपीरियल पावर, अकेला जो है पावरफुल समझने लगे, दैट इज कॉल्ड एज इंपीरियलिज्म। लेट अस टेक एग्जांपल। अब इधर अपन 18th और 19th सेंचुरी के, 18th सेंचुरी के एंड का और 19th सेंचुरी की बिगनिंग की बात करेंगे, तो 18th सेंचुरी के एंड तक और 19th सेंचुरी की बिगनिंग तक मोस्ट ऑफ नेशंस वर कन्वर्टेड इनटू नेशन स्टेट। नेशन स्टेट बन चुके थे। नेशन स्टेट मींस पहले जो स्मॉल स्मॉल पैचेस में अंडर डिफरेंट डायनेसिटीज और मोनार्क रूल कर रहे थे, अब वो जो है एक सिंगल गवर्नमेंट के अंदर रूल करना शुरू हो गए थे। कॉमननेस आ गई थी, कलेक्टिव आइडेंटिटीज आ गई थी, काफी सारी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन आ गए थे, प्रॉपर गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है। बट अभी भी काफी सारे जो नेशंस थे जहां नहीं आई थी। तो ऐसे में जो कुछ नेशंस जो
नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो गए, नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको ऐसा फील होने लगा जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन जैसी कंट्रीज फील करने लगी, वो इंडिपेंडेंट हो गई। नाउ दे स्टार्टेड फीलिंग कि वी आर रॉयल पावर, जो है हम ही हैं, हमारे अलावा कोई भी नेशन पावरफुल नहीं है, तो अब हम चाहें तो दूसरे देशों पे जाकर कैप्चर कर देते हैं, कर सकते हैं। तो जिसका कि एग्जांपल अपन इंडिया और साउथ अफ्रीका का लेंगे कि जिस तरह से ब्रिटेन ने इंडिया पे आके जो है, इंडिया उस समय तक अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था पूरा प्रॉपर तरीके से, अभी भी मोनार्क रूल कर रहे थे, तो ब्रिटेन आया और इंडिया को अपने आप को पावरफुल समझते हुए इंडिया को अपने अंदर कैप्चर करने लगा। तो एम्पीरियलिज्म मींस जब अपने आप को रॉयल पावर समझना, अपने आप को सब कुछ समझना, दैट फीलिंग इज कॉल्ड एज इंपीरियलिज्म, और इंपीरियल रूल एस्टैब्लिश करना टुवर्ड्स अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड एज इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म अपने देश के बारे में फीलिंग होना, इंपीरियलिज्म अपने आप को रॉयल समझना, ठीक है। तो अब फर्दर एग्जांपल अपन देखेंगे बल्कान का, कि बल्कान क्या था, मेडिटेरियन सी है बेटा अपना, मेडिटेरियन सी के जो चारों तरफ वाला एरिया था, यहाँ पे अलग अलग इथेनिसिटी, अलग अलग कल्चर के लोग जो है वो रिसाइड करते थे। दे आर कलेक्टिवली नोन एज बल्कान्स, ठीक है, दे आर कलेक्टिवली नोन एज बल्कान्स, और इनको स्लाव्स भी कहा जाता था। कलेक्टिवली यहाँ के जो लोग हैं उनको बोला जाता था स्लाव भी बोला जाता था, और इस पूरे एरिया में जो अलग अलग इथेनिसिटी, अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज बल्कान्स, जो कि आज का प्रेजेंट डे का एरिया अपन देख सकते हैं बल्कान का, अल्बानिया, ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसिडोनिया, सर्बिया, ये जो आज का जो प्रेजेंट डे के एरिया है ना, उस समय वो बल्कान्स के नाम से जाने जाते थे, और वहां के लोगों को बोला जाता था स्लाव्स, ठीक है बेटा। तो इस बल्कान वाले एरिया में उस समय मैक्सिमम एरिया में कौन रूल कर रहा था, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर प्रेजेंट डे टर्की, जो इस्लामिक धर्म को लोग फॉलो करते हैं, जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, वो लोग जो है ऑटोमन एम्पायर पर बार बार पढ़ रहे हैं चैप्टर में, उन लोगों ने इस बल्कान के मैक्सिमम एरिया को कैप्चर कर रखा था, अपने अंडर कर रखा था। अब स्लोली क्या हुआ, जैसे एक राजा की डेथ होती है तो दूसरा राजा रूल करना आता है, तो वैसे ही ऑटोमन एम्पायर में वन आफ्टर अदर जो एम्परर्स अब आने लगे 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी की बिगनिंग में, तो दे आर वीक सक्सेसर्स, वीक रूलर्स आने लगे रूल करने के लिए। कोई भी इतना एफिशिएंट नहीं था जो इन एरियाज को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके। प्लस उस समय पूरे यूरोप में क्या हो रहा है, नेशन स्टेट की फीलिंग डेवलप हो रही थी। तो ऐसे में जो ये बल्कान्स के जो लोग हैं, अलग अलग लोग कम्युनिटी के, अलग अलग इथेनिसिटी के, दे आल्सो स्टार्टेड फीलिंग कि हमको भी ऑटोमन एम्पायर से फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, वी आल्सो वांट टू क्रिएट नेशन स्टेट, और वो लड़ाई लड़ते हैं इंडिपेंडेंस की। तो ऐसे में जो है धीरे धीरे जो ये बल्कान्स के कुछ कुछ जो एरियाज है वो इंडिपेंडेंट होते चले गए, ऑटोमन एम्पायर से अलग होते चले गए। अब जैसे जैसे ये अलग हो रहा है ना, तो जैसे एक एरिया अलग हो रहा है तो वो दूसरे पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो एक नहीं, अलग अलग इथेनिसिटी, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो जैसे जैसे वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं ऑटोमन एम्पायर से, वो दूसरे एरिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बल्कान्स में, वो आपस में जो है ये अलग अलग इथेनिक ग्रुप्स के जो बल्कान्स है स्लेव्स है, वो लड़ने लग जाते हैं अपनी बाउंड्रीज को, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और इसी बीच में कौन कूद पड़ता है, रॉयल पावर्स कूद पड़ती है। मेजर पावर्स है रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। ये इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, ये देखते हैं कि ऑलरेडी तो लड़ ही रहा है, ऑटोमन एम्पायर भी हट रहा है, तो हम में से एक कंट्री जाकर जो है बल्कान्स को कैप्चर कर देते हैं। और ये तो लड़ाई चल रही है, इस बीच में इन लोगों के बीच में जो है फाइटिंग शुरू हो जाती है फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर पावर ओवर मेडिटेरियन सी, ओवर बल्कान्स, ताकि जो है वो इजीली यहाँ से ट्रेड, ये ट्रेड पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेडिटेरियन सी के आसपास था। तो इन कंट्रीज के बीच में क्या स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 का, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपन डिस्कस करते हैं ना, तो वो क्यों होता है, तो उसका एक रीजन, बहुत सारे रीजंस थे, पर वन ऑफ द रीजन इज दैट दीज मेजर पावर्स वांट्स टू establish their power or wants to establish their rule over these Balkan regions. That's why there is a fight among these nations, that is First World War in 1914. तो एक तरफ तो ये सिनेरियो पढ़ लिया, दूसरा अब अपन लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एंटी इंपीरियलिज्म। एंटी इंपीरियलिज्म बेटा ये बल्कान्स वाला इंपॉर्टेंट है,
लॉन्ग क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का, ये नोटबुक में करना कि बल्कान्स क्या था, अलग अलग एथेनिसिटी के लोग थे, मेडिटेरियन सी के आसपास का एरिया था, ऑटोमन एम्पायर रूल करता था, बट बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ ऑटोमन एम्पायर दीज और क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट फीलिंग, दीज स्टेट स्टार्टिंग डिमांडिंग सेपरेट नेशन इंडिपेंडेंस, एंड द सिचुएशन इज इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया रशिया, जर्मनी, एंड देयर इज अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो दिस इज पूरा बल्कान का इंसिडेंस, तो बल्कान से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और आज का जो प्रेजेंट डे का एरिया है, तो दिस इज कॉल्ड एज बल्कान, हियर द पीपल्स आर कॉल्ड एज स्लाव्स, ठीक है। फर्दर एंटी इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म नेशनलिज्म मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो जैसे जैसे इंपीरियल पावर डोमिनेट करती जा रही थी, ब्रिटेन का एग्जांपल दिया ना, वैसे वैसे उनके खिलाफ जो है लोगों की, जैसे लोगों ने पहले मोनार्क के खिलाफ, डिक्टेटर्स के खिलाफ वॉइस रेस की थी, फाइट लड़ी थी, अब लोगों ने जो है इंपीरियल पावर्स के खिलाफ, रॉयल पावर्स के खिलाफ, जो दूसरी कॉलोनीज थी, जो अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करती जा रही थी, वॉइस रेस की, जिसका कि एग्जांपल अपन इंडिया का भी देखेंगे। जब ब्रिटेन ने इंडिया पर जो है रूल करने की कोशिश की, तो एंड इन इंडिया द पीपल स्टार्टेड एंटी इंपीरियल मूवमेंट, द मूवमेंट अगेंस्ट द these nation which are already become nation state, and now they want to establish their only rule over other nations, so that is called as anti-imperialist movement. So beta, here our chapters end. Okay, thank you.